अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि हिंदुत्व का विचार देश के लिए खतरा है। पवार ने बीजेपी और शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुत्व ही मुख्य मुद्दा रहा। उन्होंने महाराष्ट्र में एनडीए पर बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है। समाजातल्या गरीब माणसाच्या भल्याचा विचार त्यांनी मांडला नाही, त्यांनी मांडला विचार तो हिंदुत्व आणि सांगितलं की आम्ही आमचा धागा जोडण्याचा हा हिंदुत्वाचा आहे। शरद पवार का ये बयान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व की डोर से बंधे हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल ही बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया था। असं आहे की आमचे जे मित्रपक्ष आहेत ते 14 जागा लढत आहेत। शिवसेना जी आहे ती 124+2 या जागा शिवसेना लढते आहे, उरलेल्या जागा ज्या आहेत त्या आम्ही लढतो। या ठिकाणी हा आमचा फॉर्म्युला आहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन वाली एनडीए और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन वाली यूपीए के बीच मुख्य मुकाबला है। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 24 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तंवर ने कांग्रेस में गुटबाजी और टिकट बेचने का आरोप लगाया। तंवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हरियाणा को कांग्रेस मुक्त कराने में लगे हैं। तो इस भारत को भी और हरियाणा को भी कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं और इसलिए हमने कहा कि पार्टी आज अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौर से जो गुजर रही है वो बाहरी ताकतों की वजह से नहीं है, वो हमारे अंदर की जो समस्याएं हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस है, उसकी वजह से है। अशोक तंवर के साथ पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, जबकि बीजेपी 75 से ज्यादा सीटें जीतेगी। कांग्रेसियों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि हरियाणा में इस बार 75 के पार बीजेपी जाएगी और कांग्रेस की सारी सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है। हरियाणा में भी 21 अक्टूबर को विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है। भारत और बांग्लादेश के बीच आज 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल में 12 परियोजनाओं के उद्घाटन पर खुशी जाहिर की। हमें गर्व है कि भारत बांग्लादेश संबंधों को 2 मित्र पड़ोसी देशों के बीच सहयोग का पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे खुशी है कि हमारी आज की बातचीत से हमारे संबंधों को और भी ऊर्जा मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने आज जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें बांग्लादेश से एलपीजी आयात करना, बांग्लादेश इंडिया प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और ढाका में रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद भवन शामिल हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। भारत और बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के बाद शेख हसीना की ये पहली भारत यात्रा है। जम्मू कश्मीर में आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 14 लोग घायल हो गए हैं। सुबह करीब 10:30 बजे अनंतनाग के डीसी दफ्तर के बाहर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। घायल होने वालों में पुलिस का एक जवान और पत्रकार भी शामिल हैं। हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इस जो टेरर अटैक के पीछे दहशत फैलाना एक मकसद है। जो लोग वहाँ काफी भीड़ थी, लोग जो अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, उनमें दहशत फैलाने की वजह से ये टेररिस्ट अटैक किया गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। इससे पहले 27 सितंबर को यूएन में इमरान के भाषण के अगले दिन आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया था।
देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने और जंग में 60% शारीरिक क्षति होने पर जवानों के परिवारों को अब केंद्र सरकार 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मदद की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे पहले ये राशि 1 से 2 लाख रुपए के बीच थी। ये मदद पेंशन, सेना की सामूहिक बीमा, सेना कल्याण निधि और अनुग्रह राशि के अतिरिक्त दी जाएगी। नया नियम युद्ध के दौरान जवानों के सभी तरह की शारीरिक क्षति पर लागू होगा। सेना लंबे वक्त से आर्थिक मदद में बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कश्मीर राग एक बार फिर से सामने आया। इमरान खान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की पैरवी करते हुए कहा कि अगर कश्मीरियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की ओर से कोई भी एलओसी पार करता है तो भारत दुनिया के सामने उसे पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामी आतंकवाद करार देता है। इमरान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर में 2 महीने से लोग अमानवीय हालात में रहने को मजबूर हैं। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भारत को धमकी देने वाले इमरान के बयान पर कहा कि ये वो इमरान नहीं है जिन्हें दुनिया जानती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के आरे कॉलोनी में लगे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट इस मामले में एक्टिविस्ट की ओर से दायर ताजा याचिका भी खारिज कर चुका है। पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं ने तत्काल हस्तक्षेप संबंधी याचिका दाखिल की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने को कहा। आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ काटे जाने का विरोध हो रहा है और उसमें पर्यावरण के शर्तों के साथ हमने कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि हमारी नीति है पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे और देश का विकास भी करेंगे। आरे में विरोध प्रदर्शन कर रहे 29 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन प्रदर्शनकारियों को बोरीवली कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरे में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। वो पहले तो रीजन नहीं बता रहे क्या है, सिर्फ बता रहे कि बंद करके रखा है। पवई का एंट्री से भी बंद करके रखा है, गोरेगांव का एंट्री से भी बंद करके रखा है। कुछ रीजन नहीं बोल रहे वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हंगामा हो रहा है, इसलिए नहीं जाने दे रहे। जब लोग बैरिकेड तोड़ के अंदर जा रहे थे उसके पहले ही पुलिस वहाँ पे थी, तो उनको पता था कि ये होने वाला है। उनको पता था कि लोग भारी संख्या में आने वाले हैं और ऐसा कुछ होने वाला है। तो दे वर रेडी विद पुलिस फोर्स, दे वर रेडी विद बैरिकेड्स।